हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 12th फिजिक्स की 4th यूनिट का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। तो ऐसी धारा जिसका मान और दिशा दोनों लगातार बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा मीन्स एसी अल्टरनेटिंग करंट। और जिस धारा की दिशा नहीं बदलती है, परिमाण बदले या न बदले, उस धारा को हम दिष्ट धारा बोलते हैं। दिष्ट धारा मीन्स डीसी डायरेक्ट करंट। और डायनेमो मीन्स जनित्र जनरेटर, बिजली उत्पन्न करने वाली मशीन। तो ये एक ऐसा जनरेटर है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट देगा, अल्टरनेटिंग करंट देगा। तो परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की कि यह एक ऐसा डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो एक बार फिर से देखें, परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, यह एक ऐसी विद्युत उत्पन्न करने वाली मशीन है। यह एक ऐसी विद्युत उत्पन्न करने वाली मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देगी ये मशीन। अब इसकी हम संरचना देखते हैं। तो संरचना में इसमें ये डायग्राम बने हुए हैं दो। तो जैसे ये मान लिया आयताकार फ्रेम है, ये पूरा नहीं है, मान लो फ्रेम अकेली है, ये बाउंड्री। और इसको जैसे ये रखे हुए हैं हम, मान लो ये भुजा AB है और ये CD है, दो भुजाएं हैं AB और CD। जब हम इसको ऐसा घुमाएंगे तो AB भुजा ऊपर आ रही है लेकिन CD भुजा कहां जाएगी? नीचे। और ये आधा चक्र हुआ। जैसे इसको इधर से घुमाया तो AB भुजा ऊपर आएगी और CD भुजा नीचे जाएगी। तो आधे चक्कर तक AB ऊपर आएगी और अगले आधे चक्कर में AB नीचे जाने लगेगी और CD ऊपर आने लगेगी। तो ये आधे चक्कर में AB और CD की दिशाएं बदलेंगी, इसलिए दो डायग्राम बने हुए हैं। तो पहले डायग्राम में AB भुजा ऊपर जाएगी और CD नीचे जाएगी और इसमें आधे चक्कर के बाद का चित्र है ये। तो AB इसमें नीचे जाएगी और CD ऊपर आएगी। तो इसके चित्र में देखें, ये एक चुंबक है और जिसके दो ध्रुव हैं N और S। तो ये U आकार की चुंबक है ऐसी। अब ये विद्युत चुंबक भी हो सकती है या फिर सिंपल U आकार की चुंबक जिसे नाल चुंबक कहते हैं। तो साधारण जो डायनेमो रहेंगे उसमें नाल चुंबक लगी रहती है और जो शक्तिशाली डायनेमो होते हैं, अच्छी क्वालिटी के डायनेमो होते हैं, उनमें विद्युत चुंबक यूज करते हैं। तो ये एक ही चुंबक के दो ध्रुव हैं N और S। इन दोनों ध्रुवों के बीच में, जैसे ये हो गई U आकार की चुंबक, ये N ध्रुव, ये S ध्रुव, इधर एक कुंडली रहेगी। तो ये एक कुंडली है ABCD। ये नरम लोहे की फ्रेम पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई है। इस कुंडली के दो सिरे
बाहर निकले हुए हैं। इस सिरे का संबंध इस रिंग से है, वलय से है, और डी सिरे का संबंध इस रिंग से है, और ये दो ब्रुश हैं, B1 और B2। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम बनाना है हमें। तो सबसे पहले ये ध्रुव बनाएंगे, इसके बाद ये कुंडली बनाएंगे, फिर इसके बाद ये धुरी है बीच में, फिर ये दो सर्पी वलय है, रिंग है, और ये दो ब्रश हैं। इन ब्रशों से दो तार बाहर निकले हैं जो कि बाह्य प्रतिरोध R में जोड़ दिए गए हैं। बाह्य प्रतिरोध का मतलब जिसमें हम विद्युत ऊर्जा पहुंचाना चाहते हैं उसको इधर जोड़ देंगे। आधे चक्कर का बाद का चित्र, और इस चित्र में केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए भुजा का कनेक्शन हमें S1 से करना है। तो सेकंड डायग्राम में भी ए भुजा का कनेक्शन ध्यान रखना। ये इधर बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। तो ए का कनेक्शन S1 से करना है और डी का कनेक्शन S2 से ही करना है, क्योंकि घुमाने पर केवल भुजाएं चेंज होंगी। भुजा AB वाली भुजा CD की जगह चली गई और CD भुजा AB की जगह आ गई, लेकिन कनेक्शन चेंज नहीं होंगे। तो AB भुजा उस साइड पहुंच गई और CD इस तरफ आ गई, लेकिन A का कनेक्शन S1 से है और D का कनेक्शन S2 से है। तो ये डायग्राम। अब हम संरचना के पॉइंट्स देखेंगे। तो संरचना में पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्षेत्र चुंबक NS। तो केवल एक एक दो सेंटेंस इनके अंदर लिखेंगे तो ये 4 नंबर का आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्षेत्र चुंबक, तो यह एक नाल चुंबक होता है या विद्युत चुंबक होता है। साधारण डायनेमो में यह नाल चुंबक होता है और शक्तिशाली डायनेमो में यह विद्युत चुंबक होता है। सेकंड हेडिंग है आर्मेचर ABCD। तो ये जो कुंडली है, ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन आर्मेचर कहलाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे यह एक कुंडली होती है जो नरम लोहे की फ्रेम पर एल्यूमिनियम के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य किसी साधन से घुमाया जाता है। इसमें इतना लिख देंगे। अब हम देखते हैं तीसरा भाग, सर्पी वलय। तो ये जो रिंग है इनका नाम सर्पी वलय है। तो आर्मेचर का एक एक सिरा धातु की एक एक वलय से जुड़ा रहता है। आर्मेचर की कुंडली का एक एक सिरा धातु की एक एक वलय से जुड़ा रहता है और ये वलय धुरी के साथ जुड़े रहते हैं तथा धुरी के साथ साथ घूमते हैं, किंतु धुरी से विद्युत रुद्ध रहते हैं। मतलब कुचालक पदार्थ के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि इनका जो करंट है, जो वलय में करंट आएगा वो धुरी में ना जाए। और धुरी को हम घुमाते हैं, जैसे ये धुरी है तो इसको हम घुमाएंगे तो उससे जुड़ी हुई है वलय, रिंग। तो ये रिंग घूमेंगे, रिंग घूमने से ये आर्मेचर घूमेगा। चौथा पॉइंट है हमारा ब्रुश। तो ये कार्बन की पत्तियां हैं जो कि धातु की वलय से जुड़ी हुई हैं, लेकिन रिंग घूम रही हैं, लेकिन ब्रुश अपनी जगह स्थिर है, वो नहीं घूमेंगे, केवल उनको टच करती रहेंगी। रिंग घूमती रहेंगी और ये ब्रश उसको टच करती रहेंगी, संपर्क में रहेंगी। तो इस तरह से ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। तो एक बार फिर से देखें संरचना।
तो डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहली हेडिंग क्षेत्र चुंबक NS। साधारण डायनेमो में यह नाल चुंबक होता है और अच्छी क्वालिटी के मतलब शक्तिशाली डायनेमो में यह विद्युत चुंबक होता है। सेकंड पॉइंट आर्मेचर। यह एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे की फ्रेम पर एल्यूमीनियम के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य एक धुरी पर किसी साधन से घुमाया जाता है। तीसरी हेडिंग है सर्पी वलय S1 व S2। तो आर्मेचर की कुंडली का प्रत्येक सिरा धातु की एक एक वलय से जुड़ा रहता है। ये वलय धुरी से जुड़े रहते हैं तथा धुरी के साथ साथ ये वलय भी घूमते रहते हैं, लेकिन ये वलय धुरी से विद्युत रुद्ध रहते हैं। फोर्थ हेडिंग है हमारी बुरुश B1 व B2। तो ये कार्बन की पत्तियां हैं जो वलय के संपर्क में रहती हैं, लेकिन वलय के साथ साथ ये बुरुश घूमते नहीं हैं बल्कि अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। इन्हीं बुरुशों से बाह्य प्रतिरोध के तार जुड़े हुए रहते हैं। ये संरचना है। अब हम देखते हैं कार्य विधि कि ये कार्य कैसे करता है। तो इसका जो पूरा कार्य विधि है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने पढ़ा था जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो वही इसमें होगा। तो कार्य विधि में देखते हैं कैसे काम करता है। जब इस आर्मेचर को हम घुमाएंगे दक्षिणावर्त, तो इसको ऐसा घुमा रहे हैं, तो ये क्षेत्र चुंबक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से S की ओर होती है। तो इधर बीच में चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर है, मतलब उस साइड। अब इसको हम घुमाएंगे तो जैसे ये है, इसको जब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको जैसे घुमाया जाएगा तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये चूंकि बंद परिपथ में है इसलिए इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगी और ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी, मध्यमा। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। तो देखते हैं। तो मान लिया पहले आधे चक्कर में भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है और CD नीचे की ओर जा रही है। तो ये दाएं हाथ का नियम, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा AB भुजा बाहर आ रही है तो ऐसा बाहर की साइड, तो ये उंगली प्रेरित धारा। तो इस भुजा में धारा की दिशा आई A से B की ओर। इस भुजा में देखते हैं तो ये भुजा अंदर जा रही है, मतलब अंगूठा गति की दिशा बताएगा, तो ये अंगूठा अंदर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, तो ये नीचे। तो इस भुजा में धारा ऊपर की साइड, इसमें नीचे की ओर। तो ये प्रेरित धारा इधर से आएगी और S2 रिंग में जाएगी, S2 रिंग से बुरुश B2 में जाएगी, बुरुश B2 से होकर
B1 में आएगी और B1 से S1 में जाएगी और S1 से बाहर निकलेगी। तो ये धारा की दिशा है। इसमें AB भुजा अंदर जा रही है तो इसमें नीचे की साइड आ गई धारा और CD बाहर आ रही है। तो वही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये बाहर आ रही थी तो अंगूठा बाहर, तो ये धारा ऊपर, ये भुजा नीचे जा रही, मतलब कॉपी में देखोगे तो अंदर जा रही है, तो ये अंगूठा अंदर कर दिया तो ये धारा नीचे आ गई। तो ये विद्युत धारा की दिशा ऐसी आ गई। तो दोनों डायग्राम में ध्यान से देखें तो इस चित्र में बाहरी प्रतिरोध में धारा पुरुष B2 से पुरुष B1 में जा रही है और इस डायग्राम में बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R में विद्युत धारा पुरुष B1 से पुरुष B2 की ओर जा रही है। तो आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल रही है। अगले आधे चक्कर में फिर ये धारा की दिशा ये होगी। तो हर आधे चक्कर बाद धारा की दिशा बदलती रहेगी। इसलिए ये जो धारा उत्पन्न हो रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है और इसलिए इस डायनेमो का नाम है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो कार्यविधि कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में वो देखते हैं। जब आर्मेचर ABCD को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली बंद परिपथ में है, अतः उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब कुंडली के प्रथम अर्धचक्र में माना कि भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है और CD नीचे की ओर जा रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB में प्रेरित धारा की दिशा A से B की ओर तथा भुजा CD में प्रेरित धारा की दिशा C से D की ओर होती है तथा कुंडली में धारा की दिशा A, B, C, D होती है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में विद्युत धारा पुरुष B2 से पुरुष B1 की ओर प्रवाहित होती है। अगले अर्ध चक्र में भुजा CD ऊपर की ओर आ रही है तथा भुजा CD नीचे की ओर जा रही है, अतः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार भुजा CD में धारा की दिशा D से C की ओर तथा भुजा AB में धारा की दिशा B से A की ओर होती है तथा कुंडली में धारा की दिशा D, C, B, A होती है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा की दिशा पुरुष B1 से पुरुष B2 की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार हर आधे चक्कर के बाद विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है, अतः यह धारा प्रत्यावर्ती धारा है। इसलिए इस जनित्र को हम प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना और कार्यविधि, ये 3 पार्ट्स 3 भाग हमें करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो तुरंत पहुंचे। थैंक यू।